डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नया पीवाई क्यूज लेकर हाजिर हैं और ये पीवाई क्यू है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2015 का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। ठीक, उस समय आपके जो 2015 में 3 पेपर हुआ करते थे, तो उसी का सेकंड पेपर है ये। तो मुझे लगा कि जो एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इस स्तर के, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपसे रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल एसटेट ही नहीं, अभी आप टीआरई 4 का एग्जाम देंगे या आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप पीजीटी का भी एग्जाम देते हों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को सपोर्ट मिल सके, मेंटली सपोर्ट मिल सके, और आप भी अपनी तैयारी का मतलब कि और बेहतर कर सकें। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई और दिक्कत हो तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है। जो आपका अर्थशास्त्र है, सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य कौटिल्य के द्वारा, जो कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र की एक बेहद महत्वपूर्ण यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो शासन कला पर लिखी गई है। राजा के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, या राज्य किस प्रकार होना चाहिए, कैसे वो दूसरों को, दूसरे राज्य से अपने आप को सुरक्षित करे, तमाम तौर तरीके ने शासन का एक उन्होंने मतलब कि पूरा विधिवत इस पे विवेचना किया है। तो इसलिए अर्थशास्त्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उसी से पहला ही क्वेश्चन आपसे आमना सामना हो गया। तो अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भाग हैं, कितने विभाग हैं। तो 34 प्रकार के विभागों का उल्लेख है। विभाग मतलब मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कांचीस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पीजीटी या जीआईसी पूछा जाता है। तो ये अरस्तु का कोट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया। मैक्सी, सेमाइन, वेपर या कार्ल पॉपर। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये कार्ल वेपर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको मैच करना है। तो जो ये एक तरफ विचारक है, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। हॉब्स क्या कहता है कि दावा की संप्रभुता मूल लोगों में समाहित और लोगों के पास ही इसमें होगा संप्रभुता की सुरक्षा और धन पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा करता है। लॉक जो है वो क्या कहता है, संवैधानिक सरकार को सीमित रूप में विवेचना करता है। यानी पहले का एक का पहला और बी का तीसरा, यानी संवैधानिक सरकार का सीमित रूप की व्याख्या करता है जॉन लॉक। रूसो जो है, ये दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित और लोगों के पास रहेगा। जीएस में व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़े किलों और मिट्टी के बांधों को शक्तिशाली प्रणाली से करता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अपना चौथा, ग्रामसी। ठीक, जो कि हेजमनी या प्रधान का सिद्धांत दिया। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक या थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित होती है, याद रखिएगा, में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। ये हॉब्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति की आत्मा मुक्ति का मार्ग तो हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन तीसरा, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने कहा है इसलिए वुड्स की तलवार
पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बागनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। 8वें का राइट आंसर कौन सा? ये कोड जो है आपका कई बार कहा गया है, तो ये कोड जो है वीडी सावरकर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टन के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो है, देखिए बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण जो है डेविड स्टर्न के अनुसार नियमितताएं हैं, मान्यताएं और विशुद्ध विज्ञान, लेकिन वो अस्त्रीकरण की बात नहीं करते, इसलिए चौथा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसिस फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजुलास का प्रमुख कारक नहीं है? एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन इनकी एक फेमस रचना है। तो इतिहास के अंत की बात क्या है, यही करते हैं। तो 10वां इसका राइट आंसर होगा कि उदारवाद का विजुलास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है। 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रहीं। किन क्षेत्रों में रहीं तुलनात्मक राजनीति की? तो 11th का जो राइट आंसर है वो है आपका तो याद रखिएगा इसमें होगा, सभी होंगे। एक तो व्यवस्था सिद्धांत, संस्कृति का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत और वर्ग का सिद्धांत, 4 होंगे। तो ए, बी, सी और डी होंगे, तो ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है। कार्ल ड्यूस जो है कार्ल ड्यूस ये अभिग्राहक के रूप में, हंटिंगटन जो है आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, पेरेटो जो है अभिजन्य के सिद्धांत यानी विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत दिया, डेविड स्टन द गेट कीपर्स की बात करते हैं, जो उनका व्यवस्था इनपुट आउटपुट सिद्धांत है उसके तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं? गैब्रियल आमंड, डेविड स्टन, लुसियन पाई या FW रिक्स? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डेविड स्टन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंपैरेटिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द सिविक कल्चर। सिडनी वर्बा की, फ्रांसिस फुकुयामा, चलिए, और 14 का जो राइट आंसर होगा तो सबसे पहले आपकी आती है सिविक कल्चर, फिर आती है द एंड ऑफ हिस्ट्री, फिर आती है डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फिर आती है कंपैरेटिव फेडरलिज्म। ये क्रम से हैं, ठीक। नेक्स्ट है 15 कि निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी संकल्पना पहले आई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? तो सबसे पहले आती है विधि की उचित प्रक्रिया, फिर उसके बाद आती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, फिर है नवीन लोकतंत्र और फिर है प्रतिपुष्टि व्यवस्था, फीडबैक प्रणाली। हम संविधान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए लागू हो सकता है? तो ये भारत के लिए लागू हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक पत्रिका है। द फेडरल पेपर्स किसने लिखा है? तो ये जेम्स मेडिसन की रचना है। 18 निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? मैस्ट्री, मैक्स वेबर, नीत्शे या जेंटाइल? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जोसेफ डी मैस्ट्री। अगला प्रश्न देखिए 19 निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? डुवर्जर, मिशेल्स, सुम्पीटर या वेबर? तो 19 का राइट आंसर होगा जोसेफ सुम्पीटर। कथन और कारण समझ लीजिए जरा। कथन क्या है कि 1960 के दशक के मध्य राजनीति में विकास उपागम की आलोचना की गई। ये कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो पहला सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? देखिए क्वेश्चन वही कई बार पूछा जाता है आपसे। प्रस्तावना जब भी पढ़ें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, तो कौन से शब्द पहले, कौन से फिर बाद में। देखिए पूछ लिया
संविधान सभा प्रस्ताव प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? ये आपको बताना है। इसका जो इधर है ऑप्शन, ये इधर है। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें कई बार ये भी प्रश्न ऐसे पूछ जाता है क्योंकि उसमें जो शब्द दिए गए क्रम करने में, सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछ देता है। तो सबसे पहले आपका है न्याय, उसके बाद स्वतंत्र आता है, फिर आपका समानता और भ्रातृत्व आता है। ठीक, नेक्स्ट है 22 कि भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? विदेशियों को कौन कौन से अधिकार उपलब्ध है? 22 तो उनको शिक्षा का, एक तो याद रखिए, कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार उपलब्ध है। भाषण की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मौलिक अधिकार हैं, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो भी हैं भारतीय नागरिक और विदेशियों को प्राप्त हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त जरूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से 25 है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल ही हटाया जा सकता है? किसे राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जा सकता है? राज्यपाल नियुक्त करेगा और राज्यपाल ही हटाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, एक तो है आपका राज्य का महाधिवक्ता हो, राज्य का वित्त आयोग का सदस्य हो और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति हो। ठीक, राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्य ये राज्यपाल नहीं हटा सकते। तो ए, बी, डी यानी ऑप्शन 2। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। 27 देखिए जरा कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो संविधान संशोधन है आपका अनुच्छेद 368 के माध्यम से है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया सत्य नहीं है? संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, ये तो कथन आपका सत्य है। ठीक, बाकी जो 4 हैं वो गलत हैं, तो ऑप्शन बी। दूसरा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती? यानी देखिए राज्य सूची के विषय उस पर केंद्र सूची यानी केंद्र या संसद कानून तो बना सकती है लेकिन किस मामलों में नहीं बना सकती, ये आपसे पूछा गया है। तो यह यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में निम्नलिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। राज्यसभा करे तब ना, लोकसभा के मामले में नहीं है ये, ऑप्शन पहला। ठीक, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की समिति द्वारा जांच की जाती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? 29 यानी किसी उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समिति में जो भी सदस्य होते हैं कौन कौन लोग होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 29 देखिए सारे कई ऑप्शन इसमें है, तो इसको जरा छोड़ दीजिए। ठीक, नेक्स्ट है 30 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये एक तरफ आंदोलन है और उनसे जुड़े नेता हैं, ये आपको बताना है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये है अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये है आपकी मेधा पाटेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट ये जो है आपकी
अरुणा रॉय और भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न के 31 ये मैच करना है। प्रशासनिक चिंतक और उनसे संबंधित प्रशासनिक उपागम 31। तो 31 तो एमपी फॉल्ट मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन तर्क संगत उपागम से संबंधित है। कोहेन एमडी कोहेन जो है आपके गॉर्बेज स्कैन मॉडल से और एमिटाई अर्जुनी मिक्स्ड स्कैनिंग से संबंधित हैं। 32 उस खंड का क्या नाम था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को प्रतिस्थापित किया। 32 क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था कि AICA यानी सेक्शंस ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैस्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं का सही कालानुक्रम क्या है? यानी जो मैस्लो का मानवीय आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित किया गया उसका सही से क्रम क्या है? पहले कौन सा? 33 का राइट आंसर होगा पहले शारीरिक सुरक्षा, फिर तदितवता, आत्मसम्मान, फिर स्वस्तरीकरण। तो ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट है ये कथन और कारण 34 कि स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये कथन आपका सत्य है। पहला कथन सत्य होगा। ठीक, सहायक अभिकरणों की कोई प्रचालनीय जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सत्य है परंतु आर असत्य है। मुने एंड रिले के नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से एक प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया जा सकता। किसको? तो ये हैं आपके औपचारिक नेता। मुन्ने और रिले का नेतृत्व सिद्धांत है, उसी से संबंध पूछा गया है। 36 ऑस्टिन रमे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है? तो है उद्देश्यों पर पुनर्विचार। जो एसिस्टेंट समिति जो कि 1944 में आई, एसिस्टेंट समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया है? 37 तो किसको? नेतृत्व गुणों का विकास करना। अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों या समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? उनका सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो 38 का फिर है टेफ्ट कमीशन, फिर ब्राउनले कमेटी, हूवर कमीशन और द ग्रेस कमीशन। तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है कि किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था? नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक किसने कहा है? ये है आपके आर के मटन, रॉबर्ट के मटन। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान किसके तहत किया गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो था आपका 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त शासन मानने वाले कौन से लोग हैं? अनुशासन मानने वाले कौन लोग हैं? ये हैं आपके एक तो मैनिंग साहब, फिर कर्नल एम कूपर और हैं फिर हॉफसन, यानी चौथा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? 42 तो ये जो है द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस हेड लेवल सही है। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट ग्रोमो एंड स्टिक जो सही है। और द चैलेंज ऑफ द 1960s जेम्स पी वारबर्ग सही है। विनिंग विदाउट वॉर इमाइल बनाट ये गलत है आपका। ठीक, तो ऑप्शन इसका पहला सही है, 42 का पहला। प्यारे साथियों फिर से मैं आपको बता दूं ये पेपर है आपका नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2015 का पेपर है और ये सेकंड पेपर है आपका जो कि अभी आप एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, साथ ही TRE 4 का एग्ज़ाम और उसके बाद GIC दे या PGT दे, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बतौर ये PYQs बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। 43 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सौदेबाजी सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? केनेथ वॉल्स। 44 निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं है?
44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पारदर्शिता। ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? एशियन सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था जो है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1969। नेक्स्ट है 46 कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? ये होगा आपका एक तो अनुच्छेद 52, 53 और 54 यानी ऑप्शन पहला BCD। नेक्स्ट है 47। पहले साथियों फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए 47 निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश इसमें से आसियान का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी कोरिया। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 48, ये थी आपकी 11। हाल ही में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये हुआ है आपका जैतापुर। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये आपको मैच करना है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और उनका कहाँ किस स्थान पर हुआ। तो दूसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है आपका कहाँ? ये काहिरा में। और तीसरा हुआ लुसाका में। फिर चौथा होता है अल्जियर्स में। पांचवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपका कहाँ होता है? कोलंबो में। ठीक, तो ये था आपका जून 2015 का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। और ये पेपर देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसे पेपर्स आपके जीवन में बहुत समय पे काम आएंगे, हर मोड़ पे काम आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जितना हो सके आप उतना PYQ सॉल्व करें तो बेहतर होगा। ठीक, चलिए चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।